हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की सारी वीडियोस डल चुकी हैं ऑलरेडी, जाके देखो और अच्छे से दोनों चैप्टर्स को तैयार कर लो। खास करके चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर 1 भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर बेसिक उस चैप्टर में पूरा बेसिक है, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे की भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो उसको देखना भी इम्पॉर्टेंट है। पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नेचर, इम्पॉर्टेंस और डीमोनेटाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट refers to forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprises, but these may affect its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर होके तो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते ही हैं, बट बिजनेस के बाहर होकर भी बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड 19 कोई बिजनेस के अंदर तो नहीं हुआ था, फिर भी उसने बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, लोगों की डिमांड, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पहले लोग कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, अब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो ये भी बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब बिज़नेस के अंदर भी इफ़ेक्ट करता है सब। बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, ये सब लोग भी बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक सराउंडिंग है जिसके अंदर एक बिजनेस है, बिजनेस एग्जिस्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब स्कैन कर लेना, मतलब पूरी अवेयरनेस होना। एक बिजनेस को बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको फोरकास्ट करते रहना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या क्या कस्टमर की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, कस्टमर्स को अब क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करनी चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं। फर्स्ट है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस के बाहर की चीज़ें हैं, जितने भी हमारे, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है हमारे, बट वो बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, अगर नई गवर्नमेंट आएगी तो उसकी पॉलिसीज़ भी अलग होंगी, वो टैक्स भी अलग लेगा, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी? बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगी। कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गए, उसमें तो बिजनेसेस कुछ नहीं कर सकते, उसके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें, बट उसको कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये भी क्या हुआ? बिजनेस को इसने भी इफ़ेक्ट करा। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, बिजनेसमैन को पता होता है ऑलरेडी। इसका एग्जांपल है सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स। ठीक है। अब इन सप्लायर है, अगर हमारे रिलेशन सप्लायर के साथ अच्छे होंगे तो हमें टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल जो भी हम सप्लाई करवाना चाहते हैं चीज़ें हमें सप्लाई करता रहेगा। बट अगर हमारा उससे रिलेशन ख़राब हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सप्लाई नहीं करेगा अच्छे से, तो हमारा क्या होगा? हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट होगा, तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर सेल भी नहीं होगी, प्रॉफिट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा फिर। तो ये स्पेसिफिक क्या होता है? जो डायरेक्टली बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। और जनरल फोर्सेस क्या होता है? जो इनडायरेक्टली बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। इसका एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस जो होती हैं। जैसे कि कल को गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया कि जो भी रॉ मटेरियल ये सब चीज़ों खरीदते हैं उसमें 2% टैक्स बढ़ गए। 2% लग तो छोटा अमाउंट रहा है, बट जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए 2% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसे लगेंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसे लगेंगे तो फिर अब वो अपने प्रोडक्ट के भी प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली पे हमें ही करना पड़ता है। तो कहीं भी कुछ भी गवर्नमेंट पे कोई चेंज आता है, या कोई टैक्स में चेंज आ जाता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसको भी जल्दी तो हम अडॉप्ट कर नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में।
तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं। अगला पॉइंट है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब है कि हर चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अब जो यूथ है, यूथ में क्या है, वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग अपना रहे हैं, इसमें हमारे में क्या फास्ट फूड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। हम अपने कल्चरल फूड नॉर्मली खाते तो हैं, बट हम फास्ट फूड से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो जो फास्ट फूड्स का जो बिज़नेस है वो तो भाई अच्छे से चल रहा है। तो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो बिज़नेस के लिए कभी कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी ख़राब भी हो सकता है। बट इसकी वजह से जो हमारा कल्चरल फूड थे उनका बिज़नेस ठप पड़ गया। तो यहाँ पे हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो वही सेम चीज़ किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, किसी को हार्म भी कर सकती है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में हर चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। अनसर्टेनिटी कि बिजन आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट हमें ट्राई करना चाहिए हर बिज़नेस को कि वो प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में आने वाली लोगों की डिमांड क्या होगी, इन्फ्लेशन होगा कि नहीं, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पता करना इम्पॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के लिए। बट यहाँ पे अनसर्टेन रहती हैं चीज़ें, चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, चेंजेस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है। डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, कि ये चेंज होता रहता है। एक तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में वेस्टर्न कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है, हम सबको ही पता है वेस्टर्न कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया। बट क्या पता कुछ और हो जाए, आने वाले टाइम में लोग अपना ही कल्चर ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हों या कुछ भी हो सकता है। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगला है कॉम्प्लेक्स। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। इसको मतलब इसको समझना बहुत मुश्किल है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बिज़नेस के ऊपर। कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसको समझना। इसके लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी कंपनीज़ हायर करती हैं कि वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझ सकें। आगे अगर तुम कोई भी बिज़नेस के कोर्सेज करते हो तो बहुत डीप नॉलेज दी जाती है बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। क्योंकि इसकी वजह से बहुत बिजनेसेस इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे तो कम से कम अगर मेरा बिज़नेस 100% इफ़ेक्ट हो रहा था तो मैं कम से कम प्रिडिक्ट करूँगी तो 50% इफ़ेक्ट होगा, 50% का तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। 7 है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है कि कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन चीज़ें अलग होती हैं। जैसे यूपी में अलग ड्रेसिंग सेंस होगी, दिल्ली में अलग ड्रेसिंग सेंस होगी, मुंबई में अलग ड्रेसिंग सेंस होगी। तो जो चीज़ें दिल्ली में बिकेंगी वो चीज़ें मुंबई में नहीं बिकेंगी, और जो चीज़ें मुंबई में बिकेंगी वो दिल्ली में नहीं बिकेंगी, क्योंकि रीजन हर चीज़ों की अलग स्पेशलिटी होती है। वहाँ के लोगों के अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग उनका थिंकिंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं यूएस जाऊँ और यूएस में साड़ियाँ बेचने लगूँ तो ये तो मेरा दिमाग ही ढीला है, वहाँ पे कहाँ साड़ियाँ बिकेंगी मेरी, मुश्किल से थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो कुछ बिकने वाली है नहीं। बट अगर वही साड़ी मैं इंडिया में आके बेचूँ तो बहुत बड़े लेवल पे बेच सकती हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तो ये मैंने क्या करा, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करा कि मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ ये कहाँ अच्छे से बिक सकता है, कहाँ पे ये ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दे सकता है। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट है अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हर ये हम अपने रियल लाइफ में भी हमेशा हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज कोशिश करना चाहिए कि हमें मिले, और बिजनेसेस में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि आने वाले टाइम में ये वेस्टर्न ड्रेसेस की डिमांड बढ़ने वाली है, मैं अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दूँगी, अभी से मैं प्लानिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, और फ्यूचर वाले टाइम तक मैं अच्छे खासे वेस्टर्न ड्रेसेस बनाने लगूँगी। तो क्या होगा, उस टाइम जब लोग खरीदेंगे तो मेरी ड्रेसेस पहले खरीदेंगे क्या, और लोग तो अभी सोच ही रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करके अपना डिसीज़न ले चुकी हूँ। मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया।
इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो था उनके जो ओनर हैं पहले तो वो ऐसी लाइब्रेरीज़ जो होती है ना, बुक ऐसी सेल करते थे। फिर उनको आइडिया आया कि ऑनलाइन भी, उस टाइम नेट ज़्यादा चलता नहीं था, 90s, लेट 90s की बात है ये। तो उस टाइम ज़्यादा इंटरनेट नहीं था इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत था। अब यूएस यहाँ पे तो अच्छा खासा था, थोड़ा बहुत अवेयरनेस थी। तो इन्होंने अपना ऑनलाइन बुक स्टोर खोला, दुनिया का पहला ऑनलाइन बुक स्टोर। और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़ॉन का मतलब ही होता है सबसे बड़ा बुक स्टोर है आज के टाइम पे भी। उसके बाद उन्होंने अमेज़ॉन पे और चीज़ें भी लाना स्टार्ट करा, और चीज़ें भी बेचनी स्टार्ट करी। तो उसको क्या मिला? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। व्हाट्सअप हमारा फर्स्ट चैटिंग ऐप था जिसमें पैसे भी नहीं लगते थे, क्योंकि पहले एसएमएस करने के भी पैसे लगते थे, 1 रुपये ऐसे करके। पर जब व्हाट्सअप आया तो व्हाट्सअप ने फ्री सर्विसेज देना स्टार्ट करा। तो उसने भी क्या करा, उसके बाद कितने भी चैटिंग ऐप आए, हमने कोई यूज़ नहीं करा, हमने सिर्फ व्हाट्सअप यूज़ करा। व्हाट्सअप के बिना तो हम अपने फ़ोन में के बारे में सोच भी नहीं सकते कि फ़ोन में कुछ है। व्हाट्सअप आजकल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो व्हाट्सअप को भी क्या मिला? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। उसने फर्स्टली पूरे एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करा, सर्च करा, एनालाइज करा, और फिर डिसीजन लिया, जिससे उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। ठीक है, तो ये भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है। अगला है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली सिग्नल्स। अब अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में ये थ्रेट होने वाला है। जैसे अगर बहुत सारे बिजनेसेस में कोविड-19 को थोड़ा बहुत भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया होता तो उन्हें पता चल जाता कि उन्हें ये थ्रेट हमारे लिए आने वाला है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए मैं पहले से तैयारी करके रखूँ। थर्ड है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असैम्बलिंग रिसोर्सेज, कि अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले ही प्रिडिक्ट कर लूँगी चीज़ें, तो मैं आराम से, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे अब इस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कोविड के बाद हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, जब हमने एनवायरनमेंट को सर्च करा तो हमें पता चला अब हमें ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सब ऑनलाइन ही ज़्यादा बूस्ट हो गया कोविड के बाद। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज ऑनलाइन चीज़ों पे स्पेंड करेगा बिजनेस। अपने जो वो ऑफलाइन तो चीज़ें बेच ही रहा है, ऑनलाइन भी बेचेगा। ऐसे हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंज। अब मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में ये चेंज होने वाला है। चेंज के साथ बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मुझे पहले ही पता होगा कि ये चेंज होने वाला है फ्यूचर में, तो मैं अभी से ट्राई करने लगूंगी कि मैं उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर लूँ, अपने आप को एडजस्ट कर लूँ। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर मैं एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर लूँगी कि आने वाले फ्यूचर में ये होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी प्लानिंग कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पॉलिसीज़ बना सकती हूँ, ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कि प्रिडिक्ट कर लिया कि आने वाले टाइम में मुझे ये चीज़ें करनी होंगी, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा करूँगी कि आने वाले टाइम में इतने कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, इतना कंपटीशन हो रहा है, तो हमें भी बेटर बनना पड़ेगा कि कस्टमर हमारा ही प्रोडक्ट क्यों चूज़ करे, क्योंकि फ्यूचर में उसके पास और भी चॉइसेस होंगी, तो मेरा ही प्रोडक्ट क्यों चूज़ करे। तो उसके लिए मुझे अपनी परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव करते रहना होगा। अगला है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन हम सबको ही पता है, नोटबंदी जो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसमें 500 और थाउजेंड्स के नोट्स गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, यूज़लेस हो गया था। अब ये करा क्यों था? मेन एम जो था डीमोनेटाइजेशन का वो था कि करप्शन को कम किया जा सके और ब्लैक मनी ख़त्म की जा सके, क्योंकि लोग, पता ही है हमें, टैक्स भरने में बहुत टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत टैक्स छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने घर में ही कैश भर भर के रखते हैं जिससे उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है, बैंक मतलब ना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा कैश में ही चीज़ें करते हैं। अगर अगर वो बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, चेक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो टैक्स कट जाएगा, बट अगर वो कैश टू कैश हर चीज़ों की पेमेंट करेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा उन्हें। तो वो क्या होता है, जो टैक्स वो पे नहीं करते गवर्नमेंट को, ब्लैक मनी कहलाता है। तो वो ब्लैक मनी जो होता है वो डीमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। न्यूज़ में भी देखा होगा कि पैसों की बोरी सड़क पे पड़ी है,
ऐसे जिनके पास इतना सारा ब्लैक मनी है वो एक्सचेंज करने भी नहीं जा सकते बैंक में, ठीक है। तो ये था। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि डीमोनेटाइजेशन एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मीजर, कि हम डीमोनेटाइजेशन का मेन यही था, जैसा अभी मैंने बताया कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, ब्लैक मनी कम हो। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन के बाद हम सब ने देखा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना बूम हो गया, आजकल हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, कैश कोई रखता ही नहीं है। और जितना ही हमारा कैशलेस इकोनॉमी होगी, कैशलेस जितना होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि फिर टैक्स लोग पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तभी ही देश का डेवलपमेंट होगा। थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कम हो गई, ख़त्म तो नहीं हुई बिल्कुल, बट हाँ काफ़ी हद तक 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा कम हो गई ब्लैक मनी। करप्शंस कम हो गए डिमोनेटाइजेशन के वजह से, क्योंकि सारे अब नोट रद्द हैं, तो जो भी करप्टेड लोग थे वो नोट्स को यूज़ भी नहीं कर सकते, बैंक में जाके चेंज भी नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, करप्शन भी कम हो गया। तो आज के लिए यही था, बस इतना ही। तो अच्छे से अच्छे से प्रिपेयर करो, फर्स्ट सेकंड यूनिट अच्छे से पढ़ लो, थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट भी आ गया, ये भी कर लो, और बाकी भी चैप्टर का जो बचा हुआ है वो भी जल्दी आ जाएगा। सो थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।